अगर कपल को 1 साल शादी को हो गया और वो लोग साथ में भी रह रहे हैं पर फिर भी कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे केसेस में उनको अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से भी ज़रूर मिलना चाहिए। पीसीओडी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रेगनेंसी करना सबसे आसान है, मैं कह सकती हूँ। थायराइड हार्मोन का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में। मेल्स में भी एक प्रॉब्लम होता है कि अगर उनका ट्यूब ब्लॉक हो तब भी स्पर्म्स जो है बाहर नहीं आ पाते हैं। इंडिया में जो अब लीगल है वो अल्ट्रोस्टिक सरोगेसी है और गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि हम उसमें सरोगेसी कर सकते हैं या नहीं। 25 साल से 35 साल ही है, गवर्नमेंट ने ये भी फिक्स किया हुआ है। ऑलरेडी उनका एक बेबी होना चाहिए और 35 साल से ऊपर नहीं होती है उनकी। 3 बार से अगर फेल आईवीएफ है तो वो सरोगेसी कर सकते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात। जी हाँ, वो टॉपिक है फर्टिलिटी से जुड़ा। बिना समय गवाए मैं आपको जोड़ देती हूँ एक फेमस डॉक्टर से, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट भी है, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भी है, लगभग 2 दशक से ज्यादा का अनुभव भी रखती है और 5000 से ज्यादा केसेस को डील भी कर चुकी है और आपकी कई सारी समस्याओं का समाधान देने के लिए आज इस पॉडकास्ट में हमने उन्हें इन्वाइट कर लिया है। मैम, सबसे पहले तो आपका वेलकम है। थैंक यू, नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैम, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैम, मैं बहुत अच्छी हूँ और मैम मुझे लगता है कि आज बहुत सारे जो सवाल हैं उनके जवाब मिलने वाले हैं। बिल्कुल, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकूँ। मैम, इनफर्टिलिटी क्या है? इनफर्टिलिटी एक ऐसा सोशल स्टिग्मा है, एक ऐसी गायनी प्रॉब्लम है जिसमें एक्चुअली अगर कपल को 1 साल शादी को हो गया और वो लोग साथ में भी रह रहे हैं पर फिर भी कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे केसेस में उनको अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से भी ज़रूर मिलना चाहिए और आगे फैमिली प्लानिंग के लिए डिसाइड करना चाहिए। आप फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है। मैं बहुत ऐसे सवाल पूछूंगी ताकि लोगों को भी समझ में आए। इनफर्टिलिटी का मीनिंग तो आपने समझा दिया, पर मुझे बताइए हमें फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास कब जाना चाहिए? इसमें आपको सबसे पहले बताऊं, जैसे मैंने आपको बोला इनफर्टिलिटी, अगर शादी को 1 साल हो गया, अगर आप साथ में भी रह रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली 1 साल के बाद आपको मिलना चाहिए। पर ये इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर आपकी उम्र 35 साल से कम है तब तो आप 1 साल के लिए वेट करो, बट अगर आपकी उम्र 35 साल से ऊपर है तो उसमें आपका फर्टिलिटी रेट नेचुरली कम हो जाता है। तो उसमें 6 महीने में ही अगर इस तरह की कंडीशन के साथ प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो आपको मिलना चाहिए। सेकेंडली, आप जब सोच रहे हैं, आपकी शादी को चाहे 2 साल हो गए पर आपने 2 साल के बाद प्लानिंग शुरू किया कि अब आपको आगे कंसीव करना है, तो उन केसेस में अगर आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हैं, यानी अगर पीरियड बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, 21 दिन से पहले पहले या 35 दिन से बाद, मतलब किसी किसी के 2 या 3 महीने बाद भी पीरियड्स आते हैं, तो उन केसेस में आपको शुरू से ही फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। एक सबसे इम्पोर्टेंट और फैक्टर है, अगर आपकी फैमिली में जैसे आपकी मदर या आपकी कोई बड़ी सिस्टर है, उनका जो है मेनोपॉज जल्दी आ गया, 40 से पहले आ गया, उन केसेस में भी आपको फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से पहले ही मिलना चाहिए। ज़्यादातर ये देखा गया है कि अगर मदर को मेनोपॉज जल्दी आ गया या बड़ी सिस्टर को मेनोपॉज जल्दी आ गया, यानी पीरियड बिल्कुल जल्दी बंद हो गए 35 की उम्र में, 40 से नीचे में, तो जो फीमेल जिनको कंसीव करना है उनको भी ये प्रॉब्लम जल्दी हो सकती है और उनको कंसीव करना मुश्किल हो सकता है। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट और कॉमन रीज़न जिसके लिए कपल्स थोड़ा झिझकते हैं फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास आने से, उसमें ये होता है कि अगर वो एक रिलेशन नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ कई बारी फीमेल्स में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं या कई बार मेल्स में प्रॉब्लम होती हैं, पर वो रिलेशन नहीं कर पा रहे हैं, उन केसेस में भी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास शुरू में ही आ जाना चाहिए। मैम, मैंने सुना है कि कई बार रिलेशन बनाने में भी महिलाओं को समस्या आती है, तो क्या ये भी एक कारण होता है कि उनको कंसीव करने में बहुत समय लग जाता है? बिल्कुल ये है, क्योंकि एक तो सबसे पहले उनको ये बताने में थोड़ा शर्म आता है, अपने घर वालों को भी नहीं बता सकते, डॉक्टर के पास जाने में उनको थोड़ा शर्म आती है इस चीज़ से। और एक कंडीशन होती है जिसको हम वेजिनिस्मस कहते हैं, उसमें वो रिलेशन नहीं रख पाते, जिसमें उनको खुद को खुद अंदर से कुछ थोड़ा सा गलत भी फील होता है कि वो नहीं कर पा रहे हैं ये। उन केसेस में
बहुत इजी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ट्रीटमेंट भी नहीं, बहुत इजी आई विल से एडवाइस होते हैं जिनसे कंसेप्शन किया जा सकता है, प्रेगनेंसी की जा सकती है। मतलब ऐसे समय में भी बिना देरी करे बिल्कुल डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। मैम, जैसे आपने कहा कि अगर 35 के बाद पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, लेकिन आप उन केसेस को लेकर क्या कहेंगी जिनमें देखा जाता है कि जो लड़कियां कॉलेज डेज में, जो मतलब जिनके मैरिज नहीं हुई है, थोड़ा सा अलग लेकर जा रही हूँ मैं आपको, और ऐसे में उनको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो उसका कारण क्या होता है? उसमें ना 2-3 चीज़ें देखना ज़रूरी है। एक तो ये होता है कि उनको शुरू से ही पीरियड्स नहीं आ रहे या पीरियड्स जो है बाद में आने बंद हो गए, उसके हिसाब से इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर शुरू से ही पीरियड नहीं आ रहे तो कुछ जेनेटिक इश्यूज हो सकते हैं उन केसेस में, तो उनको पहले ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। आई विल से कि जैसे जब उनकी 16 की उम्र हो जाती है, 16 साल की उम्र तक पीरियड नहीं आ रहा है, तो इमीडिएटली देन फिर गायनेकोलॉजिस्ट से उसी टाइम मिल लेना चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ी जेनेटिक इश्यूज हो सकते हैं और आगे जाके थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब दूसरा कंडीशन ये है कि पहले तो पीरियड्स आ रहे थे पर बाद में पीरियड्स आने बंद हो गए, मे बी 3 महीने 4 महीने बाद आते हैं या बिल्कुल ही नहीं आ रहे, तो उसमें जो रीजंस होते हैं वो ज़्यादातर जो ओवरी होती है, अंडेदानी, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, उसके कारण होता है। तो उसके लिए भी गायनेकोलॉजिस्ट से भी पहले मिल सकते हैं, बट अगर आपकी शादी हो गई है और आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो आप फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से आके मिल सकते हैं। और अगर शादी हो गई है, इसी बात को मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ, और तब पीरियड्स में प्रॉब्लम आ रही है और पहले पीरियड्स रेगुलर थे, तब क्या करना चाहिए? तभी मैं यही कहूँगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पीरियड्स अगर इर्रेगुलर हैं, यानी बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं या बहुत लेट आते हैं या बिल्कुल आने बंद हो गए हैं, या फिर बहुत कम फ्लो हो गया है, ब्लीडिंग बहुत कम हो रही है, या ज़्यादा 7 दिन से ऊपर हैवी ब्लीडिंग हो रही है, उन सारे केसेस में भी कुछ ओवरीज में, अंडेदानी में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ बच्चेदानी यूट्रस में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको जल्दी से जल्दी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए ताकि आप उसका इलाज करा के आगे प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। मैम, क्योंकि आपको 2 दशक से ऊपर का एक्सपीरियंस हो गया, यानी कि लगभग 20 साल के करीब का आपके पास एक्सपीरियंस है, मुझे कोई आप अपना केस स्टडी बता दीजिए हमारे दर्शकों को भी, ताकि वो समझ सके कि किन कारणों की वजह से, खासकर 30 के बाद का कोई केस स्टडी बता दीजिए जिनमें महिला ने जल्दी कंसीव ना करा और एक ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने कंसीव करा। देखो, वैसे तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, बट जैसे आपने एक पीसीओडी का नाम सुना होगा, जो आजकल बहुत ही कॉमन है। तो पीसीओडी एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें अंडेदानी, ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट, पानी की थैलियां बन जाती हैं और साथ में हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। उसमें जो पीरियड्स हैं कई बार 3-4 महीने नहीं आएंगे, 6 महीने नहीं आते हैं, तो वो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और वही कंसीव करने का प्रॉब्लम होता है उनके। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है वो ये है कि अंडा जो है वो बन नहीं पाता, या अंडा अगर बन जाता है तो वो बाहर निकल नहीं पाता ओवरी से। तो उन केसेस में हम कुछ ऐसी स्पेशल दवाइयाँ देते हैं। जैसे जो मेरे पास एक केस आया, उसकी उम्र लगभग 32 साल थी और उनको वही पीसीओडी का प्रॉब्लम था। वो आई तो यही थी क्योंकि वो शायद पहले भी बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा चुकी थी कि वो मेरे पास आईवीएफ कराने आई। पर जब मैंने उनके सारे पहले के पर्चे देखे, सारी रिपोर्ट्स देखी, तो मैंने उन्हें बोला कि आप अभी 3 से 4 महीने नेचुरली ट्राई करो विथ स्पेशल मेडिसिन। कुछ मैंने मेडिसिन दी जो एग्स बनने की दवाइयाँ थी। उसके साथ हम एक फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं जिसमें हम अल्ट्रासाउंड में फॉलो करते हैं कि कब अंडा बन रहा है, अंडा बाहर ओवरी से निकालने के लिए कुछ स्पेशल इंजेक्शन देते हैं और उसके साथ कुछ डेट्स बताते हैं जिसमें वो हस्बैंड के साथ संबंध बनाए। तो पहले साइकिल में तो खैर रिजल्ट नहीं मिला, पर दूसरे साइकिल में उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया और अल्ट्रासाउंड में उसके बाद उनका प्रेगनेंसी अच्छे से चली और अब उनकी डिलीवरी भी हो चुकी है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि अगर अंडा नहीं बन रहा है या अंडा कम बन रहा है इन पीसीओडी केसेस, उनमें हम मेडिकल ट्रीटमेंट से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मतलब ये जो भ्रांतियाँ फैली हुई है कि पीसीओडी के कारण कंसीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये पूरी तरीके से गलत है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल गलत है। पीसीओडी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रेगनेंसी करना सबसे आसान है, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि उनकी जो फर्टिलिटी है वो नॉर्मल पेशेंट से ज्यादा है। बस उसमें एक ही प्रॉब्लम है कि उनका अंडा टाइम पे बाहर नहीं निकलता, जिसके कारण उनको पीरियड टाइम पे नहीं आता और इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है। मतलब इस केस के बारे में जिसका जिक्र अभी आपने किया, कितना समय लगा उन महिला को कंसीव करने में? वो जब मेरे पास आई तो उनका सेकेंड साइकिल, दैट मीन्स आप कहिए 2 मंथ्स में वो कंसीव कर गई।
मतलब विद इन अ 2 मंथ उन्होंने कंसीव कर लिया। विद इन 2 मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट उन्होंने कंसीव कर लिया। मैम ऐसा कहा जाता है कि अगर थायराइड हो गया, ये भी एक भ्रांति है या सच है, मुझे प्लीज क्लियर कीजिए, क्योंकि मेरा आज आपके साथ पॉडकास्ट और आपको इनवाइट करने का मकसद ही यही था कि बहुत सारी महिलाएं डर जाती है बातें सुनकर। तो मैं चाहती हूँ कि उन सभी बातों पे डिस्कशन होना चाहिए। थायराइड को लेकर सुना है कि अगर किसी को थायराइड हो गया तो भी वो एक कारण होता है कि महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती। जी, ये एक्चुअली बिल्कुल सही है। थायराइड का हार्मोन सबसे इम्पोर्टेंट है, वो बॉडी के हर ऑर्गन को कंट्रोल करता है। तो अगर थायराइड का लेवल बढ़ जाए या कम हो जाए, दोनों केसेस में ही प्रेगनेंसी होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका जो असर है, जो बच्चा बनता है अंदर फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो बच्चा बनता है, वो उसको यूट्रस में चिपकने नहीं देता, जिसे हम इम्प्लांटेशन फेलियर कहते हैं। तो हार्मोन का जो इम्पोर्टेंस है, थायराइड हार्मोन का जो इम्पोर्टेंस है, वो बहुत ही ज़्यादा है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में। कितनी बार ऐसा भी होता है कि थायराइड का लेवल बॉर्डर लाइन होता है, फिर भी हम उनका बहुत ही मिनिमम डोज ऑफ थायराइड ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका कंसेप्शन के लिए। अच्छा मैम एक बात बताइए, थायराइड तो कम एज की लड़कियों को भी हो जाता है आजकल, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि कम एज में भी थायराइड हो रहा है, ज़्यादा एज में भी थायराइड हो रहा है, तो इसका पहला रीज़न क्या होता है? देखो, ऐसा कोई स्पेशल तो नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आजकल के जो लाइफस्टाइल है बहुत ही स्ट्रेसफुल है। वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लोगों को पैसा कमाने का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, सोशली बहुत सारी डिमांड्स हैं लोगों की एक दूसरे के लिए, तो स्ट्रेसफुल लाइफ बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण थायराइड लेवल्स का भी जो है, थायराइड लेवल्स जो है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न है। और आजकल पीसीओडी जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया, पीसीओडी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गया है, जो कि फीमेल्स में मैं आपको ये कहूँगी कि लगभग 40 to 50% फीमेल्स में ये निकलता है टीनेज ग्रुप में, मतलब कि जब उनकी उम्र 16 से 19 साल है, मतलब जो कॉलेज के टाइम का समय होता है। और साथ में उन केसेस में जब पीसीओडी होता है, तो पीसीओडी के जो हार्मोन्स हैं उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस में थायराइड का लेवल भी इम्बैलेंस हो जाता है। तो ज़्यादातर उन लोगों में थायराइड का इशू रहता है जिनको पीसीओडी होता है। बिल्कुल। तो मैम अगर थायराइड से बचना है, पीसीओडी से बचना है, क्योंकि आप गायनेकोलॉजिस्ट भी है, मैं समझना चाहूँगी आपसे, तो कैसे बचा जाए? देखो, इसमें एक तो सब लोगों को होता है कि अगर हम कोई पीसीओडी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ही पूरी तरह जड़ से ख़त्म हो जाए। तो पीसीओडी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हम उसको क्योर नहीं कर सकते, जड़ से ख़त्म ऐसे नहीं कर सकते, पर हाँ उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पीसीओडी में पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, पीरियड बहुत लेट आने शुरू हो जाते हैं, उसमें साथ में कुछ मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, तो बॉडी पर एक्स्ट्रा हेयर्स हो जाते हैं, पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं, वेट गेन होना शुरू हो जाता है। सो जैसे मैंने आपको बताया, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जीवन शैली में कुछ परिवर्तन, इसमें सबसे ज़रूरी एक है जंक फूड। आजकल जो बच्चे हैं आजकल जंक फूड के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट है कि मोमोज भी खाने हैं, नूडल्स भी खाने हैं, ये सब खाने हैं। हाँ, मैदा तो उनकी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया एक्चुअली। तो इसमें हेल्दी फूड तो बहुत ही दूर हो गया है, फ्रूट्स तो वो बिल्कुल खाना ही नहीं चाहते, प्रोटीन डाइट नहीं लेना चाहते। तो जो जंक फूड इतना इंक्रीज हो गया है, उससे सबसे ज़्यादा असर है वेट के ऊपर। वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वेट, पहले ही पीसीओडी में प्रॉब्लम होता है कि वेट गेन हो रहा है, अब वेट गेन होता है तो पीरियड इरेगुलर हो जाता है, तो एक पूरा सर्कल बन जाता है। तो पीसीओडी की प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरा, एक्सरसाइज कोई नहीं करना चाहता, सब अपने लाइफस्टाइल में इतना बिजी है, कोई एक्सरसाइज नहीं करना चाहता, रेगुलरली लेट सो रहे हैं बच्चे, लेट जाग रहे हैं, ये सारी चीजें जो है अफेक्ट करती हैं। तो अगर हमें पीसीओडी को कंट्रोल करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए। और आजकल का एक सबसे और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तो आजकल जैसे जो टीनेजर्स हैं, अडल्ट्स हैं, नशीले पदार्थ ले रहे हैं, इन सब चीज़ों से भी ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, और ये प्रॉब्लम्स के कारण आगे इनफर्टिलिटी का रेट भी बढ़ गया है। तो यानी कि ये तो सब रीजंस हैं जिनके कारण इनफर्टिलिटी, पीसीओडी हो रहा है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि इसका, जैसे भी आपने बताया कि हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं जिसके ज़रिए ये चीज़ों को हम क्योर कर सकते हैं, इसमें हम और क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि फूड हैबिट्स, आपको
हेल्दी फूड खाना, जिसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा लेना, कार्बोहाइड्रेट का डाइट कम कर देना, जैसे बच्चे जो हैं आजकल ब्रेड, चाउमीन, मोमोज ये सब ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, वो सब कम करना। साथ में वाटर इनटेक अच्छा रखना, पानी तकरीबन 3 से 4 लीटर पीना चाहिए। अब ऐसे में जो औरतें, जो महिलाएं मैरिज जिनकी हो चुकी है और एक बेबी हो गया, लेकिन सेकंड बेबी होने से पहले पहले मतलब बच्चा भी सेकंड हुआ नहीं लेकिन प्लान कर रहे हैं और उनको थायराइड हो जाता है, तो ऐसे में उनका वो थायराइड कैसे क्योर हो सकता है? देखिए, थायराइड की अगर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है तो सबसे पहले तो ये जानना है कि बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। इसके लिए बहुत ही एक कॉमन सी दवाई होती है, वो लेना होता है, टाइमली लेना है, खाली पेट वो दवाई लेनी होती है और बीच बीच में थायराइड का टेस्ट कराना है। अब जो सबसे ज़्यादा बड़ी गलती लोग करते हैं कि जैसे ही थायराइड का लेवल्स नॉर्मल आ गया, वो सोचते हैं कि अब हमारी बीमारी खत्म और दवाई बंद कर देते हैं। पर इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि थायराइड की जो दवाई खा रहे हैं इसीलिए वो लेवल्स नॉर्मल है। जैसे ही आप दवाई छोड़ोगे फिर से लेवल्स बढ़ जाएंगे, तो फिर आगे वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो थायराइड की दवाई छोड़नी नहीं होती। हाँ, ये है कि सब पूछते हैं कि लाइफ लॉन्ग ये दवाई चलेगी, तो एक्चुअली ये रहता है कि आगे जाकर भी दवाई चलती है, पर हाँ डोज ऊपर नीचे किया जाता है लेवल्स को देखकर। पर अगर आप थायराइड की दवाई टाइमली ले रहे हैं और आपके लेवल्स नॉर्मल आ गए हैं तो आपका कंसीव करने का चांस बढ़ जाता है। उससे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती है? नहीं, बच्चे में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलिए, ये आपने अच्छा जवाब दिया। थोड़ी सी माओ की टेंशन रिलीव हो सकती है जो चाह रही होंगी सेकंड बेबी कंसीव करना। मैम, एग बनने में क्या प्रॉब्लम आती है अक्सर? देखो, एग के लिए जो प्रॉब्लम है इसमें अंडेदानी यानी ओवरी में कुछ इश्यू हो सकता है। कई बारी अंडेदानी में टाइम पे एग नहीं बनता, जैसे कि पीसीओडी में होता है। दूसरा कंडीशन होता है कि एग बनना कम हो गया है या एग बनना बिल्कुल बंद हो गया है। उसके सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है एज। जैसे बताया था 35 साल के बाद एज, अगर आपकी 35 साल से ज़्यादा उम्र है तो उसमें एग्स बनना धीरे धीरे कम हो जाता है, 40 के बाद और कम हो जाता है और 45 के बाद लगभग मेनोपॉज वाला कंडीशन आ जाता है जब एग बिल्कुल ही बंद हो जाता है। दूसरा ये, कई बार क्या होता है, कुछ केसेस में सर्जरी करना पड़ता है। अंडेदानी की कुछ सर्जरी होती है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस हो गया, कई बार कोई कैंसर होता है किसी केस। ऐसे केसेस में अगर हम ओवरी के ऊपर कोई सर्जरी करते हैं और उसमें से कुछ थोड़ा सा भी हिस्सा निकाल रहे हैं, ओवेरियन सिस्ट की कोई सर्जरी हो रही है, अगर उसमें से हम सिस्ट को भी निकालते हैं तो उसमें अंडेदानी का कुछ नॉर्मल हेल्दी पार्ट भी आ जाता है, जिसके कारण अंडा कम हो सकता है। अब किसी को यंग उम्र में ही, अगर किसी को यंग एज में कैंसर हो गया, कोई और कहीं भी बॉडी का कैंसर हो गया, उन केसेस में अगर उनको पूरा ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी लेना पड़ रहा है, उन केसेस में भी अंडेदानी में एग्स बनना टाइम से बहुत पहले बंद हो जाते हैं। तो ये सब कुछ कारण है। कई बार कुछ जेनेटिक इश्यूज भी होते हैं कि फैमिली में ही ऐसा है कि एग्स बनना पहले से ही कम है या कम बनते हैं, तो ये सारे रीजंस के कारण बॉडी में एग कम बनते हैं। और इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है, मतलब अगर बने और ठीक रहे, हेल्थ ठीक रहे? देखिए, इसमें जो सबसे पहले मैंने आपको बताया पीसीओडी का ट्रीटमेंट सबसे आसान है। ज़्यादातर मेडिकल ट्रीटमेंट या उससे थोड़ा एडवांस ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अब है कि बॉडी में, ओवरी में अंडा बिल्कुल कम बन रहा है। उसमें एक तो ये है, अगर फीमेल को पहले से पता है कि अंडा कम बन रहा है, मतलब कि यंग एज में ही पता चल गया, तो जब भी शादी हो रही है तो कंसीव करने के लिए बहुत टाइम नहीं लगाना चाहिए। डिसीजन जो है लेना चाहिए कि जल्दी से जल्दी कंसीव करें, क्योंकि हर एक पीरियड के साथ अंडे निकलते रहते हैं और वेस्ट होते रहते हैं। दूसरा ये, अगर कंसीव नहीं हो पा रहा या आपको बाद में पता चल रहा है कि आपका अंडा कम बन रहा है, तो उसमें हम कुछ स्पेशल सप्लीमेंट्स देते हैं, जिसमें आप सबसे इम्पॉर्टेंट ये जानना ज़रूरी है कि एग का नंबर तो हम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि एग का नंबर गर्ल्स का बर्थ पे फिक्स हो जाता है और हर पीरियड के साथ थोड़े थोड़े करके एग्स निकलते रहते हैं। पर हाँ, एग का क्वालिटी हम बेटर कर सकते हैं, जिसके लिए हम कुछ स्पेशल सप्लीमेंट्स देते हैं। और उसके साथ साथ कुछ टाइम के लिए तो नेचुरल ट्राई करना चाहिए, और जब आप फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलेंगे तो वो आपको आगे के ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी बताएंगे। पर कई बार इसमें आईवीएफ तक भी जाना पड़ सकता है। यदि किसी को माँ बनना है तो देखा जाता है कि कई बार तो महिला इजीली कंसीव कर लेती है, लेकिन कई बार बड़ी प्रॉब्लम आती है।
मैं चाहती हूँ कि आप ये तो बताएं कि माँ कैसे बन सकती हैं अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती हैं तो, और उनको सजेशन भी दीजिए इस पॉडकास्ट के माध्यम से। और दूसरी चीज़ ये कि आपके पास यदि कोई केस स्टडी है, क्योंकि 5,000 केसेस में मैं मान सकती हूँ बहुत सारी केस स्टडी होगी, तो वो भी आप थोड़ा सा बताइए। देखो, अगर माँ बनना है और वो नहीं कंसीव कर पा रही हैं, तो सबसे पहले तो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना ज़रूरी है। और देन उसके बाद जो है कुछ टेस्ट शुरू होते हैं, क्योंकि इसमें ये जानना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम कहाँ है। जैसे कई बारी जो प्रॉब्लम है औरतों में होती है, कई बारी पुरुषों में प्रॉब्लम होती है, और कई बारी कारण पता ही नहीं चल पाता है। तो पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि कारण क्या है कि प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। तो कुछ टेस्ट हम फीमेल्स के करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि अंडे का प्रॉब्लम है या ट्यूब का इशू है या बच्चेदानी में प्रॉब्लम है। अगर अंडे का प्रॉब्लम है जैसे पीसीओडी, तो हम उसमें कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, या फिर कभी कभी एडवांस ट्रीटमेंट देना पड़ता है। ऐसे ही कभी कभी अगर ट्यूब्स ब्लॉक हो तो तब भी लोगों के दिमाग में रहता है कि अब तो पक्का आईवीएफ ही होगा। अब मेरे पास एक केस आया था, उसमें पेशेंट जो है मेरे पास आया कि उनके फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है। फेलोपियन ट्यूब वो है जहाँ पर एग और स्पर्म दोनों मिलते हैं और बेबी बनता है। अगर वो ब्लॉक होगा तो कंसीव नहीं हो सकता। तो वो पेशेंट मेरे पास आईवीएफ के लिए आया, पर उसमें वाइफ की जो एज थी वो सिर्फ 25 साल थी। तो मुझे उसकी एज देखकर, और बाकी सारे पैरामीटर्स ठीक थे, मतलब पुरुष में कोई दिक्कत नहीं और अदरवाइज बच्चेदानी ठीक है, सब कुछ ठीक था। तो मैंने उसको ये एडवाइस दिया कि तुम अभी आईवीएफ के लिए मत जाओ, इसमें एक सिंपल एक सर्जरी होती है जिसको हम लैप्रोस्कोपी सर्जरी कहते हैं, और उससे हम उसकी ट्यूब को ओपन करेंगे। अगर ट्यूब नहीं ओपन हुई फिर तो हमें आगे एडवांस ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, पर अगर ट्यूब ओपन हो जाती है तो हम उसमें नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कर सकते हैं। तो उस केस में जो प्रॉब्लम थी, ट्यूब जो है शुरू में ही ब्लॉक थी, तो लैप्रोस्कोपी के द्वारा मैंने उस ट्यूब को खोल दिया और उसके बाद उसको कुछ स्पेशल दवाइयाँ दी, जो कि उसको बोला कि 6 महीने तक ये दवाइयाँ खानी है और प्रेगनेंसी होने के चांस बहुत अच्छे हैं। और उसका जो प्रेगनेंसी है 3rd साइकिल में, दैट मीन्स 3 मंथ्स ऑफ सर्जरी में प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई, एंड देन उसके बाद अब उसकी डिलीवरी भी हो चुकी। तो जो ये कहना कि ट्यूब्स अगर ब्लॉक है तो आईवीएफ ही होगा, ये सब गलत है। ट्यूब्स अगर ब्लॉक है तो प्रेगनेंसी नेचुरल भी की जा सकती है ऑपरेशन के बाद। बट अगर सपोज यही ऐसा कोई केस हो जिसमें पेशेंट जो है 40 की उम्र में आ रहा है ट्यूब्स ब्लॉक के साथ, अब मैं उसको ये एडवाइस नहीं दे सकती कि आप ट्यूब्स खुलवा लो और नेचुरल के लिए ट्राई करो, क्योंकि 40 की उम्र में तो पहले एग्स का भी प्रॉब्लम आ गया है। तो ये हमें पेशेंट टू पेशेंट देखना पड़ता है कि किसमें हमें कौन सा एडवाइस देना है, ट्यूब खोलने का देना है या सीधा आईवीएफ का देना है या क्या और ट्रीटमेंट उनको बताना है। फिर कई बार जो रीजंस होते हैं, कई बार बच्चेदानी में कई बार फाइब्रॉइड होता है, पॉलिप होता है, कई बार उसकी परत अच्छी नहीं बनती है, तब भी बच्चा नहीं चिपकेगा। तो उसके लिए भी कई बार सर्जरी करने के बाद वो नेचुरली कंसीव कर जाते हैं। ऐसे ही जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है कि मेल इनफर्टिलिटी। वैसे तो अगर इनफर्टिलिटी हो रही है तो सारे लोग यही कहते हैं कि फीमेल्स में प्रॉब्लम है, पर ये बिल्कुल गलत है। अगर हम आंकड़े देखें 30% जो है महिलाओं में प्रॉब्लम है, 30% पुरुषों में प्रॉब्लम है, और 40% लोगों में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, यानी कि ना पुरुषों में प्रॉब्लम ना औरतों में प्रॉब्लम। तो अगर अब 30% पुरुषों में जो प्रॉब्लम है कोई भी उसको नहीं देखता है, इसीलिए जब कई कपल हमारे पास आता है तो हम दोनों के टेस्ट एक साथ कराते हैं। ऐसा नहीं है कि हम से पहले फीमेल के टेस्ट कराएंगे फिर हम मेल के कराएंगे, क्योंकि दोनों में रीजंस हो सकते हैं। तो मेल्स में भी आजकल बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे वही नशीली पदार्थ बहुत ज़्यादा लेते हैं तो स्पर्म का काउंट कम हो जाता है, शेप अच्छी नहीं रहती, स्मोकिंग के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, या कई बार हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है। मेल्स में भी एक प्रॉब्लम होता है कि अगर उनका ट्यूब ब्लॉक हो तब भी स्पर्म्स जो है बाहर नहीं आ पाते हैं, तो उनमें भी ट्रीटमेंट करके नेचुरली कंसीव भी किया जा सकता है, और कुछ लोगों में उसमें एडवांस ट्रीटमेंट से प्रेगनेंसी की जा सकती है। अब आता है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, जिसमें दोनों में कारण ना हो। तो ये सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, क्योंकि अगर हमें रीजन ही नहीं पता तो हम किसको ट्रीट करेंगे। तो उसमें जो होता है ट्रायल मेथड स्टार्ट होते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट दे देंगे, फिर हम उससे थोड़ा एडवांस देंगे, फिर आईवीएफ तक पहुंचना पड़ जाता है। तो इस तरह से पेशेंट को देखकर, पेशेंट की रिपोर्टों को देख के हम डिसाइड करते हैं कि आगे उनको क्या ट्रीटमेंट दिया जाए। मैम जैसे जिम जाते हैं जो जेंट्स, सुनने में आया है
और मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई, आप थोड़ा सा बताइएगा, कि वो भी एक रीज़न होता है कि इनफर्टिलिटी बढ़ने का, क्योंकि जिम में वो कई तरीके के स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, खासकर जब हमारे पास एक रिपोर्ट आती है हस्बैंड की कि सीमेन में स्पर्म 0 है या बहुत ही कम है, तो हमारा मतलब मेरा पहला क्वेश्चन यही होता है कि क्या आप जिम तो नहीं जाते हो या वहाँ कोई इंजेक्शंस या वो स्टेरॉइड्स तो नहीं लेते हैं, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम बन गया है कि जब वहाँ पे वो स्टेरॉइड्स इंजेक्शंस लेते हैं उन सब से स्पर्म काउंट भी, उसकी क्वालिटी, सब कुछ बहुत कम हो जाता है और उसको रिवर्स करना भी बहुत प्रॉब्लम है, मतलब कि उसका ट्रीटमेंट एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है। तो ये तो मैं सभी को कहती हूँ कि जिम तो जाओ, पर वहाँ पे जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये सब नहीं यूज करने चाहिए, जिससे आजकल का बहुत कॉमन रीजन है ये मेल इनफर्टिलिटी का, और जिस वजह से महिलाओं को कंसीव करने में दिक्कत आती है। और फिर महिलाओं को ही दोष दिया जाता है कि वो कंसीव नहीं कर पा रही, जबकि प्रॉब्लम तो मेल में है। अच्छा मैम एक बात बताइए, ऐसे भी केसेस आए होंगे ना आपके पास जो जिनमें लोग गांव से आ रहे हैं खासकर, तो वहाँ थोड़ा सा जब आप जेंट्स के टेस्ट की बात करती होंगी तो उनका क्या रिएक्शन रहता है, मैं थोड़ा सा इसको भी जानना चाहूँगी। वो रेडी होते हैं या नहीं होते हैं सबसे पहले टेस्ट कराने के लिए? बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली जब हम बोलते हैं कि जेंट्स का भी ट्रीटमेंट कराना है तो वो तो कहते हैं कि हम में तो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो पहले वाइफ का ही ट्रीटमेंट कराओ। मतलब बहुत लोग रिफ्यूज कर देते हैं, वो कराना ही नहीं चाहते, पर हम उनको यही समझाते हैं ट्रीटमेंट तो बराबर का है, हमें ट्रीटमेंट तो कपल का करना है, तो हम उनको बोलते हैं। बट हाँ ये है कि उनकी मेंटालिटी, उनका सोचना यही है कि पुरुषों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ फीमेल्स में ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप कैसे डील करते, बीइंग अ डॉक्टर कैसे डीलिंग करते, कैसे समझाते, क्योंकि आपका काम जहाँ ट्रीटमेंट देना है वहाँ सामने वाले को समझाना भी होता है। देखो वही होता है, सारे रीजन समझाए जाते हैं, उनको सारा कॉजेज बताए जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि पहले फीमेल के टेस्ट कराने पड़ते हैं, फिर उनको बताना पड़ता है कि देखिए इसमें कोई फीमेल में कोई प्रॉब्लम नहीं निकली है, और फिर अगर आपको बेबी चाहिए तो फिर डेफिनेटली मेल को भी अपना टेस्ट तो कराना ही पड़ेगा। तो वो कराते हैं, पर हाँ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक तो है, उनको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है उनको। मैम एक एज बताइए लास्ट जब महिला पुरुष दोनों मतलब संबंधों के साथ बच्चा कंसीव कर सकते हैं आराम से। 30 से नीचे कह सकते हैं, क्योंकि 30 से नीचे फर्टिलिटी अच्छी रहती है। बहुत कभी होते हैं, कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जो पहले शुरू से ही होते हैं, तो अगर आप मुझसे एज पूछोगे तो 30 से नीचे, उस टाइम पे कंसीव करने के चांस बहुत अच्छे रहते हैं। मैम एक कॉमन सवाल है जो कि अमूमन लोग पूछना चाहते हैं, जानना भी चाहते हैं, और दिमाग में इसको लेकर ना कई तरीके के सवाल भी उनके उठते हैं। वो है कि जो लड़कियां मैरिड नहीं होती है उनको भी आजकल देखा जा रहा है कि लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम हो रही है, और ये यूट्रस में फाइब्रॉइड्स जिस तरीके से हो जाते हैं तो माताओं को भी टेंशन हो जाती है, माओं को भी हो जाती है कि मेरी बेटी तो बहुत कम एज में फाइब्रॉइड्स हो गए हैं, तो उसका क्या ट्रीटमेंट रहता है? देखो सबसे इम्पोर्टेंट कि जो फाइब्रॉइड है और जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, इनका कोई रिलेशन तो नहीं है। फाइब्रॉइड एक अलग कंडीशन है, वो लाइफस्टाइल चेंजेस से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मतलब उसका कोई लाइफस्टाइल से लेना देना नहीं है? वो बॉडी का अपना एक मैकेनिज्म होता है, और अगर फाइब्रॉइड्स हैं तो उसमें सबसे पहले तो देखना होता है कि फाइब्रॉइड कहाँ है, साइज क्या है। तो इसके लिए पहले एक बेसिक सा अल्ट्रासाउंड किया जाता है, देन उसके बाद डिसाइड होता है कि अगर पेशेंट को सिम्टम्स है, खासकर वो अनमैरिड है, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड्स हैं, जल्दी जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं, तो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। और ज़्यादातर अगर साइज बड़ा है या लोकेशन ऐसी है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा, कि इतना ब्लड लॉस हो गया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ रहा है, उन केसेस में सर्जरी ही इसका ट्रीटमेंट रहता है। ये दवाइयों से ठीक नहीं होती है। लेकिन मैम एक बात बताइए कि जिनकी मैरिज नहीं हुई है, उनको यूट्रस के पास में या यूट्रस की लाइन में वो फाइब्रॉइड्स आ गया है, तो ऐसे में फ्यूचर में माँ बनने में दिक्कत नहीं होती होगी? नहीं, माँ बनने में तो एक्चुअली दिक्कत नहीं होती, बट हाँ एक ये पेरेंट्स को टेंशन रहती है कि शादी से पहले कोई सर्जरी करनी पड़ रही है। तो इसमें मैंने इसीलिए आपको बोला कि अगर उनको सिम्टम्स हैं, प्रॉब्लम इतनी है, हैवी पीरियड्स और इरेगुलर पीरियड जल्दी जल्दी आ रहे हैं कि उनकी लाइफस्टाइल, डेली लाइफ ही डिस्टर्ब हो रही है, तो उन केसेस में बिफोर मैरिज भी सर्जरी करनी पड़ सकती है। पर आगे अगर प्रेगनेंसी में आप बोलो तो कंसीव करने में आगे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब फाइब्रॉइड्स है तो फाइब्रॉइड्स लेकर भी हम कंसीव कर सकते हैं? फाइब्रॉइड्स लेके डेफिनेटली कंसीव कर सकते हैं, पर अगर वो फाइब्रॉइड
जो अंदर की परत जहाँ बच्चा चिपकता है वहां ना होकर उसमें थोड़ा बाहर की तरफ, यानी कि आसान भाषा में समझे तो यूट्रस की लाइन के बाहर हो तो फिर बिना सर्जरी के भी कंसीव किया जा सकता है। और अगर यूट्रस की लाइन के अंदर हो तो ऐसे में, तो उस केस में बहुत छोटे से छोटा फाइब्रॉइड भी निकालना पड़ेगा, तभी कंसीव हो सकता है, क्योंकि वो अंदर की परत में ही बच्चा जो है चिपकता है। तो अगर वहां पे फाइब्रॉइड होगा तो वो निकालना ही पड़ेगा कंसीव करने से पहले। तो इसमें क्या हम अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके भी इसको ठीक नहीं कर सकते? नहीं, फाइब्रॉइड एक ऐसी चीज है जिसको सर्जरी से ही ट्रीट किया जा सकता है। इनफैक्ट इसके लिए कोई दवाइयां भी नहीं है कि आप उसको दवाइयों से घोल सके। कई लोग बोलते हैं कि कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे वो घुल जाए, ऐसा नहीं है। फाइब्रॉइड को निकालना ही पड़ता है सर्जरी से। पर आजकल की जो सर्जरीज है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं, कुछ तो कैमरा नीचे से डालकर बिना स्टिचेस के भी सर्जरीज होती हैं फाइब्रॉइड की। तो बहुत आसान सर्जरीज हैं, तो उनसे आगे जाके कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो सर्जरी एक बेटर ऑप्शन है। आप दवाइयाँ लेते रहेंगे, पर फाइनली ट्रीटमेंट आपको सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। और ये खुद से ठीक नहीं होता? नहीं, खुद से ठीक नहीं होता। बट हाँ, ये है कि आपकी अगर प्रेगनेंसी ऑलरेडी हो चुकी है, आपके बेबीज हैं, फैमिली कंप्लीट है, और अगर साइज जो है बहुत बड़ा नहीं है, वो बच्चेदानी के अंदर की परत में नहीं है, तो आप छोड़ सकते हैं। मीनोपॉज के बाद एक्चुअली वो थोड़ा थोड़ा श्रिंक हो जाता है, और ऐसा ही नहीं है कि ये कैंसर में बदल जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। हाँ, ये मेरा दूसरा सवाल था आपसे कि ये चीजें क्या अगर हम छोड़ दे तो भविष्य में कैंसर भी बनाती है? नहीं, फाइब्रॉइड ऐसी कंडीशन नहीं है, इसको हम बिनाइन कंडीशन बोलते हैं, जिसका मतलब ये है कि आगे जाके कैंसर नहीं बनता है। मतलब इससे कैंसर नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत बड़ी भ्रांति थी। अच्छा, आपने ये भी दूर कर दी है। मैम, जैसे कि बहुत सारी लेडीज है जो चाहती कि हम 40 की उम्र में शादी करें, उससे पहले नहीं करना चाहती, उनको अपनी लाइफस्टाइल को जीना है या अपने करियर को बेहतर करना है। खासकर आजकल करियर एक बड़ी डिमांड हो गई है, तो ऐसे में वो अपने एग को प्रिजर्व करवा लेते हैं। वो प्रक्रिया क्या होती है, थोड़ा सा समझाइए, और इसको कराने से क्या बेनिफिट है? देखो, आजकल वही लड़के लड़कियां सब लोग जो है करियर ओरिएंटेड है। पहले अपना करियर जो है वो बनाना चाहते हैं, देन आगे अपने फैमिली में जाना चाहते हैं। तो उन केसेस में एक्चुअली अब अगर वो 40 के बाद शादी कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया 40 के बाद एकदम से एग्स बहुत कम हो जाते हैं, तो उनका जो कंसेप्शन रेट है, कंसीव करने का जो रेट है, वो बहुत ही कम होगा। तो उन केसेस में आजकल जो एक नया ट्रेंड आया है, मैं कह सकती हूँ, जिसको हम सोशल एग फ्रीजिंग कहते हैं, वो उससे जिसे हम सोशल एग फ्रीजिंग कहते हैं, उससे हम एग्स को पहले ही प्रिजर्व कर देते हैं। इसका नाम है फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन। तो 30 की उम्र में हम उसका एग्स को बॉडी से निकाल कर उसको फ्रीज कर देंगे। अब शादी अगर उन्होंने 40 के बाद की, तो एग्स तो हमारे पास 30 साल की उम्र के हैं, तो प्रेगनेंसी चांस अच्छा हो जाता है। तो अगर वही एग्स 30 साल की उम्र के रखे हैं, तो उसमें बेबी में क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, कंसीव करना तो आसान है ही, तो बच्चा नॉर्मल पैदा होगा। तो इसलिए सोशल एग फ्रीजिंग इज ए गुड कंसेप्ट कि पहले ही फ्रीज कर लें, सो दैट बाद में अगर कंसीव करना चाहते हैं तो हम उन फ्रोजन एग से प्रेगनेंसी कर सकते हैं। पर हाँ, इसमें यह है कि उनका कंसेप्शन आईवीएफ से ही हो सकता है। मतलब 35 के बाद अगर मतलब कंसीव करती हैं कोई, तो बच्चे में प्रॉब्लम आ सकती है? हाँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, एग नंबर तो कम होता है, एग क्वालिटी कम हो जाती है। तो जैसे एग क्वालिटी कम होती है, तो जो बेबी बनता है उसमें एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं। इसमें आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, जो एग फ्रीजिंग मैंने अभी सोशल एग फ्रीजिंग कहा है, फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन एग फ्रीजिंग कैंसर पेशेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जैसे आजकल यंग बच्चों में ही पता चलता है उनको कि उनको कैंसर है, तो कैंसर का ट्रीटमेंट तो उसी टाइम शुरू करना पड़ता है। तो उस टाइम पे कुछ सर्जरीज होती हैं, कहीं का भी कैंसर हो, बोन मैरो का कैंसर हो, बोन का कैंसर हो, ब्रेन का कैंसर हो, कहीं का भी कैंसर है, तो उसमें सर्जरी करनी पड़ती है, फिर कीमोथेरेपी लेनी पड़ती है, फिर रेडियोथेरेपीज चलती है। तो उस कारण से जो वो रेडिएशंस की मेडिसिन मिलती हैं, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डैमेज कर देती हैं। तो उनके जो एग्स और स्पर्म्स दोनों के लिए यही है कि मेल्स में भी फीमेल्स में भी दोनों के एग्स एंड स्पर्म्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं, तो आगे वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो आजकल वैसे तो ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं, जो कैंसर के डॉक्टर्स होते हैं, वो इसीलिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले उन्हें हमारे पास भेजते हैं, ताकि हम उनके स्पर्म्स को फ्रीज कर दें। जो फीमेल्स हैं उनके जो एग्स हैं पहले ही फ्रीज करके रख दें, ताकि जब उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए और जो लेटर ऑन बाद में वो शादी करे,
तो उनका प्रेगनेंसी उन्हीं के एग से या उन्हीं के स्पर्म से हो सकता है। हमारे पास एक पेशेंट आया था, उसमें फीमेल की जो एज थी वो 20 साल थी, उसको बोन का एक कैंसर हुआ था, तो देखकर बहुत दुख भी हो रहा था और उसके पास सिर्फ 15 दिन था, उसके बाद उसका वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी था। तो उस 15 दिन के अंदर हम लोगों ने कुछ स्पेशल दवाइयाँ देकर, क्योंकि ज़्यादातर जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट होते हैं वो पीरियड के पहले या दूसरे दिन से स्टार्ट होते हैं, पर ऐसे केसेस में हम पीरियड की वेट नहीं कर सकते, तो उसमें कुछ स्पेशल मेडिसिन देकर, हार्मोन्स के इंजेक्शंस देकर टाइम से एग्स को निकाल लिया गया, फ्रीज कर दिया और फिर उसने अपना कैंसर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लिया। और उसके बाद जब उसकी शादी हुई, मतलब 30 साल के बाद उसकी शादी हो गई, और उसके बाद जब उसकी शादी हुई तो उसमें शुरू से ही उसको पता था कि कंसेप्शन अब आईवीएफ से ही हो सकता है, जो उसके फ्रोजन एग्स हैं। तो वो और उसके हस्बैंड दोनों मेरे पास आए, हमने उसका आईवीएफ का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और उसके बाद उसकी प्रेगनेंसी भी हुई। तो इसमें हमें भी बहुत खुशी होती है कि जिसको इतना शुरू में इतनी सारी चीजें झेलनी पड़ी, इतना प्रॉब्लम्स हुआ, फाइनली बाद में ये सारा उनके लिए उस मतलब बाद में ये फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से, फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन से वो अपने ही एग से अपना ही बेबी बना सके और डिलीवरी हुई। अच्छा मैम, जैसे अभी हमने लेडीज की बात करी कि जैसे वो एग प्रिजर्व करवा लेती है, तो जेंट्स के साथ क्या होता है? जेंट्स में भी सेम चीज होती है कि अगर उनका भी कोई कैंसर का प्रॉब्लम है या कई बारी किसी में स्पर्म्स का ही इशू होता है कि नहीं ठीक से बनते या किसी में कई बारी कम बनते हैं, तो ऐसे ही में हम कुछ ट्रीटमेंट्स देते हैं, हार्मोनल ट्रीटमेंट्स देते हैं। पहले तो चेक कर लेते हैं कि हार्मोन्स कैसे हैं और उनके जो स्पर्म्स हैं उनको हम फ्रीज कर लेते हैं और उसमें भी हम आईवीएफ से आगे प्रेगनेंसी कर सकते हैं। अब किसी में ऐसा भी होता है कि सीमेन में स्पर्म्स मिलते ही नहीं है, तो उन केसेस में हम लोग डायरेक्टली जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसी से स्पर्म्स निकालते हैं और उससे आईवीएफ करते हैं ताकि वो अपने ही स्पर्म से बेबी कर सके। अब क्योंकि अब आपने जिक्र आईवीएफ का छेड़ा है और टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसीव को लेकर यहाँ पे बातचीत चल रही है, हर लेडी चाहती है कि वो माँ बने, तो मैं ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी कि पहले बताइए आईवीएफ क्या होता है? देखो, आईवीएफ एक एडवांस फर्टिलिटी ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम फीमेल की ओवरी में से एग्स को बाहर निकाल लेते हैं, हस्बैंड का जो स्पर्म लेते हैं, एक स्पेशल लैब होती है एम्ब्रियोलॉजी लैब, वहाँ पे एग्स और स्पर्म्स को मिला के एक बेबी बनाया जाता है जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। उस एम्ब्रियो को फीमेल के यूट्रस में डाल देते हैं और जब वो यूट्रस में एम्ब्रियो डालते हैं वो एम्ब्रियो बच्चेदानी में चिपक जाता है जिसे हम प्रेगनेंसी कहते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसे आईवीएफ कहते हैं, जिसे लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें ना कुछ टेस्ट ट्यूब्स, पेट्री डिशेस, कुछ इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। पर हाँ, ये नहीं है कि बेबी जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर बनाया जाता है तो बट इसका नाम जो है टेस्ट ट्यूब बेबी इसीलिए है। मैम आपने क्योंकि आईवीएफ का जिक्र कर ही दिया है तो मैं चाहती हूँ कि हम इस पर थोड़ा सा खुलकर बात कर ले। सेलिब्रिटीज को लेकर मैंने बहुत ज़्यादा सुना है ये चीज़ें, खासकर कि आईवीएफ के जरिए बच्चा कंसीव करना चाहते हैं लेकिन कई बार हो नहीं पाता, इसका कारण क्या है? देखो, आप सेलिब्रिटीज बोल रहे हो, वैसे मैं आपको बोलूँ कि आईवीएफ जो है हम कभी भी 100% नहीं होता। तो जब मैं पेशेंट की काउंसलिंग करती हूँ स्पेशली आईवीएफ को लेके, तो मैं इसलिए उनको लिख के भी देती हूँ कि ये 100% नहीं है, क्योंकि जब सेलिब्रिटी आए या कोई भी नॉर्मल पेशेंट भी आए तो उनको ये लगता है कि आईवीएफ एक डेड एंड है, इसके बाद कुछ भी और ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है और उन्हें लगता है कि आईवीएफ में अगर हम जा रहे हैं तो पक्का उन्हें बेबी मिलेगा ही मिलेगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इसमें जब हम आईवीएफ स्टार्ट करते हैं हम कुछ स्पेशल इंजेक्शंस देते हैं एग्स बनाने के लिए, तो वो एक तरह से हमारे हाथ में है कि हम क्वालिटी मेंटेन करके रखें, एग नंबर अच्छा मिले, क्वालिटी अच्छी मिले, ऐसे स्पर्म्स जो हैं वो भी सही क्वालिटी के मिल सकते हैं। सेकेंडली, यूट्रस की जो लाइनिंग है जहाँ पे बच्चा चिपकता है उसकी लाइनिंग को भी हम मेंटेन कर सकते हैं, बना सकते हैं। देन है कि जो हम एम्ब्रियो बना रहे हैं, लैब की कंडीशंस हैं, उनको भी हमारे हाथ में ही है कि हम उसको प्रॉपर मेंटेन करें और हम सही बेबी बनाएं, मतलब कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो। अब जब हम एम्ब्रियो को यूट्रस में डाल देते हैं उसके बाद जो एम्ब्रियो चिपकने की जो प्रोसेस है, ये यूट्रस के अंदर जो एक प्रोसेस होती है वो एक प्रोसेस है, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते एक्चुअली। वो बॉडी में ऐसे कुछ रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस,
कि वो उसमें चिपक जाए। हम दवाइयाँ बहुत देते हैं, जैसे सब कहते हैं आईवीएफ में बहुत दवाइयाँ, एक्चुअली बहुत दवाइयाँ, पहले बहुत इंजेक्शंस हैं, बाद में हम बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं ताकि बच्चा चिपक जाए, पर फिर भी वो बॉडी की अपनी वो पावर है कि वो उसको लेगा या नहीं लेगा। तभी मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जैसे पहला आईवीएफ किसी का भी कर रहे हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 70 to 75% चांस है कि वो पहली बार में कंसीव हो जाए। कई बारी रिपीट करना पड़ता है, कई बारी हमें ट्रीटमेंट चेंज करना पड़ता है, वो हम पेशेंट से डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें। पर आईवीएफ की भी लिमिटेशंस होती हैं कि वो उसमें हम एम्ब्रियो बॉडी में एक्सेप्ट हो जाए, उसके लिए दवाइयाँ तो दे रहे हैं, पर ये बॉडी की खुद की भी मर्जी है कि वो उसको लेगा या नहीं लेगा। इसीलिए वो 100% नहीं होता और आईवीएफ कई बार फेल हो जाता है। और कई बार और भी रीजंस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एग्स अगर वीक हो, कमज़ोर होते हैं 35 के बाद, पर सपोज ज़्यादा ही वीक हैं, पर पेशेंट चाहता है कि हम अपने ही एग से कंसीव करें, तो उनको बताना पड़ेगा कि 70% नहीं है आपका सक्सेस रेट। उनको हम बताते हैं कि शायद 30 या 40% ही है। दैट मीन्स 10 में से 3 या 4 कपल ही पॉजिटिव आ सकते हैं इस एग रिजर्व के साथ, इस एग क्वालिटी के साथ। फिर भी वो अपने ही एग से जाना चाहते हैं, तो हम आईवीएफ कर रहे हैं। तो पर उनमें हमें पता है कि हम उसकी क्वालिटी जितनी भी बढ़ा ले, पर हम उसको 70% वाली क्वालिटी तक नहीं लेके जा सकते, जो 35 की उम्र से पहले हो सकता है। बिल्कुल। तो उसमें जो है एग्स जो निकलेंगे, उसके बाद जो एम्ब्रियो बनेगा, वो उन्हीं के एग से, उन्हीं के स्पर्म से जो बन रहा है, हम उसी को डालेंगे अंदर बच्चेदानी में, तो ऑब्वियसली रिजल्ट जो है उसमें डाउन हो जाएगा। तो अगर अब कपल को समझ में आ रहा है कि उन्होंने एक ट्रायल कर लिया और रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो हम उनको एडवाइस देते हैं, आप अपने से जा तो सकते हो, पर बेटर यही है कि आजकल एक थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन जिसको कहा जाता है, कि हम एग्स किसी हेल्दी फीमेल के ले लें जिसकी उम्र 25 से 26 उम्र साल तक की हो, और उसमें फिर वही उनका सक्सेस रेट 70 to 80% हो जाता है, यानी कि जिन्हें डोनर कहा जाता है। बिल्कुल। पर ये ऑब्वियसली सबके लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, खासकर फीमेल एग डोनर तो फिर भी एक्सेप्ट हो जाता है, मेल स्पर्म डोनर एक्सेप्ट होना बहुत मुश्किल है। तो ये सारे रीजंस होते हैं जिनके कारण फेल हो सकता है। कई बार ये भी होता है कि लाइनिंग अच्छी नहीं बन रही है, फिर हम एम्ब्रियो या तो नहीं डालते या कम परत बन रही है, तो कोशिश कर सकते हैं, पर यूट्रस जो है, बच्चेदानी, उसको होल्ड ही नहीं कर पा रहा है, तो उन केसेस में बार बार आईवीएफ फेल होता जाएगा। तो पर हम कितनी बार आईवीएफ करेंगे, तो उनमें हम फिर एडवाइस देते हैं सरोगेसी का। सरोगेसी का मतलब होता है कि दूसरे की कोख, दूसरे की कोख। इसमें जेनेटिकली बेबी तो पेरेंट्स का ही होता है, एग और स्पर्म जो है हम लेते कपल का ही है, पर जो बेबी बनता है उसको हम एक ऐसे हेल्दी यूट्रस में डालते हैं जो कि जहाँ पे वो अच्छे से बढ़ सके और ये लीगल है? बिल्कुल। ये एक किस हद तक लीगल है? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और लोगों को बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि इंडिया में सरोगेसी बैन हो गया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। एक्चुअली में सरोगेसी जो है इंडिया में, उसका लीगैलिटीज चेंज हो गई हैं। यानी पहले जो था कमर्शियल सरोगेसी अलाउड था इंडिया में, यानी कपल्स को पैसे देने हैं और सरोगेट उनके लिए डिलीवरी करती है और सरोगेट को कुछ पैसे मिलते हैं। पर अब ऐसा नहीं है, जिसको हम कहते थे कि कोक को वो बेच रहे हैं, तो बट अब जो है चेंजेस हो गई है, जिसको हम कहते हैं अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी। इंडिया में जो अब लीगल है वो अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी है। अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी का मतलब है कपल को अपना सरोगेट खुद लाना है, या तो उनके कोई ब्लड रिलेशन में हो सकता है या उनका कोई और भी जानने वाला हो सकता है। सारा जो टेक केयर है कपल करेगा और गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि हम उसमें सरोगेसी कर सकते हैं या नहीं। जैसे आपने सेलिब्रिटीज बोला, तो जिनके ऑलरेडी बेबीज हैं फिर भी वो सरोगेसी कर रहे थे, पर अब ये सब अलाउड नहीं है। जैसे अगर उन किसी का भी पहले एक बेबी है, अब वो सेकंड बेबी करना चाह रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत खराब रहती है, मुझे शुगर है, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो ऐसे केसेस में सरोगेसी नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। तो
तो अब सिर्फ जो एक्चुअली जरूरतमंद लोग हैं उन्हीं में सरोगेसी हो सकती है, जिनके या तो बहुत सारे आईवीएफ हुए वो फेल हो गए, या जब बच्चा ठहरता है वो खराब हो जाता है, मतलब जिसको हम रिकरेंट मिसकैरेजेस कहते हैं, या किसी की जन्म से बच्चेदानी नहीं होती या बहुत ही छोटी होती है, या फिर किसी फीमेल को ऐसी प्रॉब्लम हो जैसे एपिलेप्सी हो गया, ट्रांसप्लांट पेशेंट, किडनी ट्रांसप्लांट है, उन केसेस में वो प्रेगनेंसी खुद कैरी नहीं कर सकती है, हार्ट डिजीज होते हैं, तो उन केसेस में सरकार ने अलाउड किया है कि आप सरोगेसी कर सकते हो। पर तरीका ये है कि वो पहले गवर्नमेंट में अप्लाई करते हैं, उनको एक सरोगेसी के लिए एक सर्टिफिकेट मिलता है, फिर वो क्लिनिक में आगे सरोगेसी कर सकते हैं। मतलब एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसके थ्रू ये हो सकता है, संभव है। बिल्कुल संभव है। पहले बल्कि सरोगेसी का मैं यही कहूंगी कि नाजायज फायदा उठाया जा रहा था, बट अब एक उसमें प्रॉपर कानूनी प्रक्रिया जोड़ दी है। थोड़ा टाइम जरूर लगता है, थोड़ा कपल्स परेशान होते हैं, पर तरीका जो है यही है कि जो एक्चुअली जरूरतमंद है वही सरोगेसी करे। अच्छा मैम, एक बात बताइए, जैसे कि आपके पास केसेस आए होंगे ऐसे? बिल्कुल सरोगेसी के केसेस आते हैं। तो इसमें जैसे एक कपल था जिसमें उसके बहुत सारे आईवीएफ हुए थे, वो पेशेंट ने आईवीएफ कराए तो कहीं बाहर ही थे, हमारे सेंटर में नहीं हुए थे, तो मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स के साथ आया था। सरोगेसी भी सारे आईवीएफ सेंटर्स नहीं कर सकते, जिनके पास सरोगेसी करने का लाइसेंस है सिर्फ वही कर सकते हैं। तो हमारे सेंटर में आया, पहले हमने उनके कुछ पेपर बनाए जिससे उनको सरकार से परमिशन लिया, फिर जैसे मैंने आपको बताया कि सरोगेट उन्हीं को खुद लाना है, वो खुद लेकर आए, उनका पूरा हमने मेडिकल चेकअप कराया, साइकेट्री का चेकअप होता है, सारी चीजें जब चेकअप हो जाती हैं तो सरकार ही परमिशन देती है कि ये सरोगेट फिट है प्रेगनेंसी करने के लिए। जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तकरीबन 5 से 6 महीने लगे इस प्रोसेस में, उसके बाद हमने अपना आईवीएफ ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। अच्छा, एक सवाल बीच में रोक रही हूँ, जो महिलाएं अपनी कोख उधार देती हैं कानूनी तौर से, जो पारिवारिक रिश्तों से संबंधित होती है, जो कपल्स उनको लेकर आते हैं साथ में पूरी प्रक्रिया के साथ, उनकी एज लगभग क्या होती है और कब तक वो भी मतलब बच्चा उनकी एज जो कर है सकती है? उनकी एज 25 साल से 35 साल ही है। गवर्नमेंट ने ये भी फिक्स किया हुआ है, ऑलरेडी उनका एक बेबी होना चाहिए और 35 साल से ऊपर नहीं होती है उनकी उम्र। ठीक है, तो केस के बारे में आप बता रही थी। ओके, तो उसमें जब उनका लीगल वाला पार्ट हो गया, फिर हमने आईवीएफ ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उसमें जो वाइफ है उसके कुछ स्पेशल हार्मोन्स दिए गए, एग्स निकाले गए, हस्बैंड का स्पर्म लेकर लैब में जो एम्ब्रियो बनाया वो हमने सरोगेट के यूट्रस में डाला। सरोगेट को भी पहले तैयार किया जाता है, कुछ स्पेशल दवाइयाँ दी जाती हैं, उसके बाद उनके यूट्रस में हमने वो एम्ब्रियो डाला और उसके बाद टचवुड अब रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। ऑलरेडी उसमें 6 महीने की प्रेगनेंसी है, सरोगेट की हेल्थ भी ठीक है, टचवुड बेबी की हेल्थ भी बिल्कुल ठीक है, और अभी हम आगे का इंतजार कर रहे हैं, जैसी बेबी डिलीवरी होगी तो कपल्स को हम वो बेबी देंगे। वैसे तो हर एंटीनेटल विजिट में, हर प्रेगनेंसी चेकअप में कपल साथ में आता है उनके, और आगे भी उम्मीद करती हूँ कि आगे प्रोसेस सही चलता रहे। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहती हूँ कि लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे में ये क्वालिटी हो, ये क्वालिटी हो, आंखें अच्छी हो, चेहरा ऐसा हो, तो ये भी आईवीएफ से पॉसिबल है क्या? ये सिंपल आईवीएफ से तो नहीं है पॉसिबल। ऑब्वियसली जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही बेबी होगा। मतलब उसमें अगर वो बोलें कि अच्छी आंखें, नीली आंखें चाहिए, ये सब चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एग वाइफ का ले रहे हैं, स्पर्म हस्बैंड का ले रहे हैं, तो जैसे फीचर्स उनके होंगे वही फीचर्स बेबी के होंगे। हाँ, बट कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनमें, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्स बिल्कुल वीक हो गए या कम हो गए, जिनकी उम्र आप कह लो 45 के आसपास है या उससे ज्यादा है, तो हम उनमें उनके एग्स यूज नहीं कर पाते हैं। और जो पेशेंट्स हमें कंसेंट देते हैं कि वो डोनर आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए रेडी हैं, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है ये भी हम कपल की परमिशन से ही कर सकते हैं, ऐसे अलाउड नहीं है कि अपनी मर्जी से कर लें। तो उन केसेस में रहता है कि हम जो डोनर ले रहे हैं, अगर हमने जैसा उन्होंने क्वालिटी बताया, अगर हम वैसा डोनर ले रहे हैं तो 50% चांस है कि नीली आंखें हो भी सकती हैं। मतलब बच्चा जैसे वो चाहते हैं वैसे उन्हें मिल सके, हो भी सकता है, बट ये जरूरी नहीं है, क्योंकि स्पर्म तो हस्बैंड का ही ले रहे हैं। तो 50% चांसेस है कि वो डोनर जैसा हो, 50% चांसेस है कि वो हस्बैंड जैसा हो, पर फिर भी पॉसिबल है।
पर इसमें आपको मैं एक चीज और बताऊंगी, जैसे आपने बोला पसंदीदा बेबी। अब इंडिया में आपको पता ही है कि जेंडर का कितना ज्यादा लोगों के सोच है कि सब मेल बेबी चाहते हैं। तो बहुत लोग आएंगे सेकंड बेबी के लिए भी आते हैं, या कई बार फर्स्ट। अच्छा, आईवीएफ के दौरान भी लोग कहते हैं कि बेटा चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट बेबी में भी सेकंड। दोस्तों देखो, होता क्या है ना कि पॉडकास्ट करने का सिर्फ मेरा पर्पस यही नहीं होता है कि मैं सिर्फ कंटेंट आपके सामने परोसूं और जो हमारे सामने गेस्ट बैठे हैं वो आपको सिर्फ कंटेंट बताए। कभी कभी कोशिश इस बात की भी रहती है कि आपको थोड़ा अवेयर करे, आपको भी जानकारी दे, और अगर आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा है तो आप लोगों को भी अवेयर करें। बड़ा बुरा लगता है मुझे ये सुन के, बहुत जब मेल और फीमेल का बात आ जाता है कि मेल बेबी चाहिए, ठीक है, गर्ल चाइल्ड नहीं चाहिए। बड़ा बुरा लगता है ये सुन के। सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब वाइफ ऐसा बोलती है, खुद फीमेल होकर आप ऐसा बोल रहे हो। या कई बार इतने हाईली एजुकेटेड पेशेंट्स आएंगे, कई बार डॉक्टर कपल्स भी आते हैं, जब वो कुछ बोलते हैं ऐसी चीजें। अच्छा, तो आपने डॉक्टर कपल्स भी हैंडल किए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सब मतलब आजकल का शायद मेंटालिटी तो वही रह जाता है ना कि मेल ही बहुत इंपॉर्टेंट है वंश चलाने के लिए, जबकि खुद भी इतना आगे फीमेल्स हैं, फिर भी ये चीज है। तो देखो, सबसे पहले जो एक ये बहुत बड़ा मिथ है कि आईवीएफ में हम मेल फीमेल इजीली कर सकते हैं। पहली बात तो इंडिया में लीगल नहीं है, तो ये एडवांस प्रोसेस से भी नहीं किया जा सकता। आईवीएफ में कुछ एडवांस प्रोसेसेस होते हैं जिसको हम एम्ब्रियो बायोप्सी या पीजीटी कहते हैं, पीजीटीए, उनसे पता चल सकता है कि एम्ब्रियो का जेंडर क्या है, पर वो इंडिया में अलाउड नहीं है। तो वो प्रोसेस एडवांस टेक्निक तक जाता ही नहीं है। पर अगर जैसे आईवीएफ सेंटर अगर सिंपल है, वहां पर ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी माइक्रोस्कोप में देख के नहीं बता सकता। लेकिन आपसे जब लोग पूछते होंगे तो आपका क्या रिएक्शन रहता है? मैं तो उनको ये बोलती हूँ और लिख के दे देती हूँ कि कुछ भी हो सकता है, पहले ही सोच लो अगर ट्रीटमेंट करना है या नहीं करना। और मतलब बच्चा नहीं चाहिए उनको, जो बच्चा चाहिए उसमें भी बॉय चाहिए, गर्ल नहीं। बिल्कुल। तो कई लोग, क्योंकि क्या होता है ना, जब डिलीवरी हो जाती है और अगर वो फीमेल हुई तो कहते हैं, हमें बोलते हैं ना कि आपको तो बोला था कि बॉय चाहिए, तो पहले ही लिख के देना चाहिए उनको, ताकि हमारे ऊपर इल्जाम ना लगा सके और उनको पता। मतलब जो चीज इंडिया में लीगल नहीं है उनको वो लीगल भी करानी है, डॉक्टर को उनके नियम से भी चलने नहीं देना है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। मतलब इस हद तक वो प्रेशराइज भी करते हैं। बिल्कुल प्रेशराइज भी करते हैं, पर लोगों को शायद कुछ ऐसे वीडियोस देखते हैं लोग, उससे लगता है कि उनको लगता है कि आईवीएफ में जब हम वो बच्चा डाल रहे हैं तो हमें उस बच्चे को देखकर पता चल जाता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है, जो कि ऐसा नहीं है। जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। माइक्रोस्कोप में सिर्फ सेल्स दिखते हैं, उसके अंदर के क्रोमोसोम नहीं दिखते, जो कि एक्स एंड वाई क्रोमोसोम जिससे पता चलता है, वो सिर्फ जेनेटिक लैब्स में ही पॉसिबल है। पर फिर भी लोगों को यही है कि कोशिश कर लेना। तो मैं उन्हें यही बोलती हूँ कि मैं कोई झूठी उम्मीद नहीं दे सकती आपको, लड़का या लड़की हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, ये है एक हेल्दी बेबी होना चाहिए, फाइनल आउटकम यही होना चाहिए। कुछ लोग समझते हैं, बहुत सारे लोग तो नहीं समझते। पर अच्छा, जब ये चीज डॉक्टर कपल्स बोलते तो मुझे तो बड़ा हैरानी हुई है ये सुन के। बिल्कुल, और साथ में वही तो फीमेल डॉक्टर्स या कोई फीमेल भी ऐसा बोले तो बहुत बुरा लगता है। सही बात है, कहाँ वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, कहाँ आप ये छोटी सी कुछ लेकर आ जाते हैं। आजकल तो फिर इक्वालिटी का मतलब ही क्या हो गया, जब सब बराबरी की बात करते हो फिर भी सोच वैसी नहीं है आपकी। वो खुद डॉक्टर उसके बावजूद भी बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये तो एक्चुअली सुन के मुझे बहुत बुरा लगता है, पर वही है कि हम उनको समझा ही सकते हैं, बाकी तो सोच नहीं बदलती है लोगों की। हैरानी है। खैर, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, ऐसी बातें तो हम बहुत सुनते हैं, काश बदल जाए। तभी तो मैम ये स्लोगन अभी भी बरकरार है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जरूरी है। आप सोचिए ये डॉक्टर हैं जिनके पास 2 दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, 5000 से ज्यादा केसेस डील कर चुकी है। उन्हीं केसेस में से आपको कुछ केसेस आपके बीच में साझा कर रही है और कितने आराम से आपको बता रही हैं कि कब कंसीव किया जा सकता है, कब कंसीव नहीं किया जा सकता है, किस केसेस में आप उन्होंने ये भी बताया कि प्रॉब्लम आई लेकिन उसका सोल्यूशन भी निकला। लेकिन एक सबसे हैरानी की बात जिन्होंने अभी कही कि डॉक्टर्स कपल्स भी आते और ये पूछते हैं कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। बताइए कहाँ जा रहा है हमारा देश। आईवीएफ से भी अब ये पता करने लगेंगे। आईवीएफ तो आदमी तब कराता है जब बच्चा कंसीव नहीं हो रहा होता, जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है, तब डॉक्टर की तरफ वो एक उम्मीद नजर आती है कि आईवीएफ के जरिए हमारे घर में किलकारियां गूंजेगी, और उस समय भी ये बात चल रही होती है। वो जरूर बोलते हैं कोशिश कर लेना कि मेल हो जाए, तो उनकी ये सोच बदलना बहुत ही मुश्किल है।
कहते हैं कि अपना वजूद खोकर भी सबका वजूद बनाती है, ये नारी है जनाब जो घर को स्वर्ग बनाती है। उसके बावजूद भी जब ऐसी बातें मुझे पॉडकास्ट के दौरान सुनने को मिलती है तो पता नहीं मेरे अंदर का नारीवाद जाग जाता है। खैर, इस टॉपिक पे नहीं जाऊंगी। बहुत सारे दर्शक है जो इस बात को समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे, उनको भी पीड़ा हो रही होगी कि बच्चा नहीं हो रहा है, आईवीएफ एक टेक्निक आ गई है, उसके माध्यम से आप कंसीव कर सकते हो, उसमें भी आपको मेल और फीमेल चाहिए। अरे जो मिल गया ईश्वर की मर्जी समझ लीजिए। मैम, आईवीएफ से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट जो आप समझाना चाहे, बताना चाहें? देखो, आईवीएफ से रिलेटेड मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी, जब भी कोई आईवीएफ स्टार्ट होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कपल्स का पेशेंस रखना, क्योंकि एक्चुअली ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, थोड़ा पेनफुल भी है, क्योंकि वाइफ को इतने इंजेक्शंस लगते हैं, 10 से 12 दिन 2-2 3-3 इंजेक्शन लग रहे हैं, डेली इतने इंजेक्शंस लगते हैं। फिर एक प्रोसेस होता है, उसके बाद दोबारा से बच्चेदानी तैयार करने के लिए अलग ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। इतने हार्मोन्स देने से जो उनका मूड में चेंजेस आते हैं, मूड स्विंग होने लग जाते हैं, मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं, वजन बढ़ने लग जाता है। वैसे हम कहते हैं कि वजन कम करो, पर वो उनकी गलती नहीं है, हार्मोन से भी वजन बढ़ता है। तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ों को देखते हुए एक तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी, दूसरा हस्बैंड का सपोर्ट होना बहुत ही ज़रूरी, और फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। अब सारी चीज़ें तो वाइफ के ऊपर ही ट्रीटमेंट होती है। अब जब आईवीएफ हो जाता है उसके बाद हम कुछ दवाइयाँ दे रहे हैं, अब जब रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट अच्छा आ गया तो सब कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छा है, पर वो सपोज रिजल्ट नेगेटिव आया तो ये एक बहुत ही बड़ा मेंटल ट्रॉमा होता है। सबसे ज़्यादा तो वाइफ के लिए होता है, पर लोग समझते नहीं है, लोग उसी को डिस्कस करते रहते हैं, लोग उन्हीं से पूछते रहते हैं। तो ऐसे में डिस्कशन इस तरह नहीं होना चाहिए, एक सपोर्ट देना उस टाइम बहुत ज़रूरी है जब आईवीएफ करते हैं। मैम, मैंने एक चीज़ देखी है कि आईवीएफ फेल हो जाता है तो वो एक पीड़ा अलग ही होती है। सेलिब्रिटीज़ का कोई, मैं ऐसे ही व्लॉग देख रही थी, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, और वो माँ बनना चाह रही थी और आईवीएफ के ज़रिए वो सोच रही थी कि कंसीव हो जाएगा, बट हो नहीं पाया, तो वो बहुत रो रही थी, बहुत 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 ज़्यादा। एक्चुअली बहुत ही है भी पीड़ा वाला, मतलब हमें इतना दुख होता है, तो जो पेशेंट इससे गुजर रहा है, जो इतने इंजेक्शन ले चुका, इतनी दवाइयाँ ले चुका और फिर नेगेटिव आ गया, और फिर मैं उसको बोलूँ कि अब हमें सेकेंड साइकिल करना पड़ेगा, तो वही प्रोसेस दोबारा शुरू करना, ये सब चीज़ें हैं तो मुश्किल। अच्छा भावना मैम, एक बात बताइए ना, पहली बार आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या दूसरी बार भी नहीं होता है? कई बार ऐसा होता है, 2 या 3 बार कर रहे पर नहीं हो रहा, तो कितनी बार कर सकते हैं आईवीएफ मैं आपको का प्रोसेस? कई लोग तो बहुत बारी करते हैं, 3 से ऊपर भी जाते हैं, पर मेरा रहेगा कि 3 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मतलब नहीं तो महिला की बॉडी को प्रॉब्लम, महिला की बॉडी को प्रॉब्लम, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं यूजुअली पहले या दूसरी बार में समझ आ जाती हैं। अब जब आईवीएफ कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको एक पेशेंट बताया कि जिसका अंडा कम बनता है, अब पेशेंट बार बार हमें बोले कि उसी को अपने ही अंडे से जाना है, तो हम कितना ट्रायल देंगे? 1 बार, 2 बार, मैक्सिमम 3 बार। पर अगर जो उसका राइट ट्रीटमेंट है कि उसको बाहर से एग्स, डोनर का एग्स लेना है, वो फिर भी नहीं ले रहा, तो सेम ट्रीटमेंट कितनी बार करेंगे? तो उससे फीमेल को ही नुकसान है कि हम इतने हार्मोन्स दिए जा रहे हैं। तो अगर फेलियर का रीज़न मिल रहा है तो या तो उस फेलियर के रीज़न को ट्रीट करें और फिर आईवीएफ करें, और अगर कोई रीज़न है ही नहीं, सब कुछ अच्छा है फिर भी कंसीव नहीं हो रहा, तो 3 बार से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। सरकार ने भी सरोगेसी तभी कहा है ना कि 3 बार से अगर फेल आईवीएफ है तो वो सरोगेसी कर सकते हैं, तो फिर हमें अपना ट्रीटमेंट चेंज करना चाहिए, वही आईवीएफ बार बार नहीं करना चाहिए। मैम, अभी हम लोग आईवीएफ को लेकर बात कर रहे थे, फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट्स को लेकर बात कर रहे थे कि कैसे महिलाएं कंसीव कर सकती है, किस किस माध्यम से। ये मुझे थोड़ा सा ये भी बता दीजिए आप, आईयूआई क्या होता है, आईसीएसआई क्या होता है, क्योंकि इसके बारे में भी सुना है हमने कि ये भी एक माध्यम होता है कंसीव करने का, ये भी एक ट्रीटमेंट होता है महिलाओं को माँ बनने का। आईयूआई मीन्स इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इस ट्रीटमेंट में हम वाइफ के जो एग्स हैं उसको बनाने के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं, फिर अल्ट्रासाउंड से उसको मॉनिटर करते हैं कि एग कब रप्चर हो रहा है, और जिस दिन एग रप्चर होता है उस दिन हस्बैंड का स्पर्म लिया जाता है, उसे लैब में वॉश करके उसकी क्वालिटी को बेटर करके यूट्रस में डाल दिया जाता है। ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, ओपीडी प्रोसीजर है, इसमें कोई एनेस्थीसिया नहीं देना पड़ता। पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आईयूआई हमें किन लोगों में करना चाहिए, क्योंकि आईयूआई और एक जो नेचुरल ट्रायल मेथड है, ये दोनों जो हैं ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। सिर्फ आईयूआई जो एक प्रोग्राम्ड मेथड है,
पर ये सेम मेथड ही है जिसमें कंसेप्शन जो है अपने आप होता है। फर्टिलाइजेशन एग और जो स्पर्म फेलोपियन ट्यूब में मिलते हैं, दोनों में, नेचुरल में भी और आईयूआई में भी, दोनों में अपने आप हो रहा है। तो दोनों का सक्सेस रेट भी ऑलमोस्ट सेम है, 15 से 20%। पर कुछ लोगों में आईयूआई ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे अगर एग्स का प्रॉब्लम हो, जिसमें हम एग बनाने के लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। सबसे ज़रूरी है जिनमें स्पर्म्स का इशू होता है। कई बार ये स्पर्म का काउंट तो सीमेन में ठीक होता है, पर उसकी मोटिलिटी अच्छी नहीं होती। यानी जैसे कि जब नेचुरल ट्राई करते हैं तो जो स्पर्म है वो अपने आप स्विम करके फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है, जहाँ पे एग के साथ मिलकर वो बेबी बनाता है। पर जिनमें ये प्रॉब्लम है कि वो अपने आप स्पर्म नहीं पहुंच पाता है या उसकी मोटिलिटी बहुत कम है, तो उन केसेस में आईयूआई हेल्पफुल होता है। क्योंकि जब हम उनमें स्पर्म को वॉश करते हैं कुछ स्पेशल मीडियाज में, तो हम सिर्फ वही स्पर्म्स डालते हैं जिनकी मोटिलिटी अच्छी हो, और इसमें जो हम स्पर्म डाल रहे हैं वो यूट्रस के अंदर डाल रहे हैं, ताकि वो जल्दी कम समय में वो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचे और प्रेगनेंसी हो सके। और कुछ और रीजंस भी होते हैं, जैसे कई बारी हस्बैंड वाइफ रिलेशन नहीं बना पा रहे, या आजकल का जो स्ट्रेसफुल वर्क है जिसमें हम उनको डेट्स देते हैं, उन सब डेट्स पर वो नहीं रिलेशन बना सकते। उन केसेस में भी आईयूआई ज़्यादा बेटर रहता है। एक और इम्पॉर्टेंट रीजंस है, जैसे कि कई बार जॉब इशू के कारण हस्बैंड वाइफ सेपरेट रहते हैं, वो कुछ टाइम के लिए ही मिल पा रहे हैं, तो उन केसेस में भी आईयूआई एक बेटर मेथड है देन द नेचुरल मेथड। तो आईयूआई हर केस में तो नहीं करना चाहिए, उसका जो सक्सेस रेट है वो नेचुरल के जैसा ही है, पर किसी किसी गुड कैंडिडेट्स में ही हमें ये आईयूआई करना चाहिए। अब रहा सेकेंड ट्रीटमेंट, जिसका आप ICSI कह रहे थे, जिसको लोग ICSI ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं। एक्चुअली ICSI IVF का ही एक पार्ट है, एक एडवांस्ड प्रोसेस है जिसमें हम जब एग्स निकालते हैं फीमेल की बॉडी से और हस्बैंड का जब स्पर्म लेते हैं, तो लैब में जब उसे मिलाया जाता है, एक तरीका होता है कि हम एग को और स्पर्म को डिशेस में रख देते हैं और वो खुद ब खुद फर्टिलाइज होता है, जिसे हम प्लेन या कन्वेंशनल IVF कहते हैं। पर ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, उसमें हम एग के अंदर स्पर्म को एक सेलेक्ट कर इंजेक्ट कर देते हैं, यानी एग के अंदर फोर्सफुली स्पर्म को डाल देते हैं, तो उसमें फर्टिलाइजेशन रेट अच्छा होता है। तो ये उन्हीं रीजंस पे किया जाता है, जब मेल का जो स्पर्म हो अच्छा ना हो, मोटिलिटी अच्छा ना हो, या उसका शेप या साइज ठीक ना हो, या जिन फीमेल्स की एज ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें जो अंडे का जो शेल होता है बाहर का वो बहुत हार्ड होता है, तो उसमें कन्वेंशनल IVF से स्पर्म नहीं जा पाता। तो उन केसेस में ICSI टेक्निक से एम्ब्रियो बनने के चांस अच्छे होते हैं। मैम मतलब थोड़ा सा ये बताइए कि IVF है तो IVF करने से पहले IUI किया जाता है, अगर IUI सफल ना हो देन IVF होता है। देखो, वही मैंने आपको बोला कि हमें डिसाइड करना है कि नेचुरल का ट्रीटमेंट देना है या IUI देना है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले मेडिकल ट्रीटमेंट करें, फिर IUI करें, फिर IVF करें। वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड कर रहा है। जैसे अगर कोई पेशेंट है, अगर हस्बैंड वाइफ अलग रहते हैं, तो वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए मिल पा रहे हैं, तो उन केसेस में हम IUI भी पहले बोल सकते हैं। और फिर अगर ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है या ट्रीटमेंट फेल हो रहे हैं बार बार IUI करने से, फिर हम IVF कहते हैं। IVF और IUI का अगर हम ट्रीटमेंट देखें, सबसे कॉस्टली ट्रीटमेंट किसका होता है? IUI एक्चुअली तो बहुत कॉस्टली नहीं होता है, उसका IVF का कॉस्ट 10 गुना होता है IUI से। ओके। पर अगर हम सक्सेस रेट देखें तो IUI का जो सक्सेस रेट है 15 to 20%, मैक्सिमम 20। मतलब 10 कपल में अगर हम IUI करते हैं तो 1 या 2 कपल ही पॉजिटिव आते हैं। वही चीज़ जो IVF है, अगर जिसमें एग्स अच्छे हैं, स्पर्म्स अच्छे हैं, तो IVF 70 से 80% होता है। मतलब 10 कपल में से 7 या 8 लोग पॉजिटिव आते हैं। वो इसलिए क्योंकि IUI में ये हमें भी नहीं पता, कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता कि एग और स्पर्म फेलोपियन ट्यूब में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। पर IVF में एग और स्पर्म तो हम फोर्सफुली लैब में मिलाकर ही बेबी बनाते हैं, इसीलिए उसका सक्सेस रेट ज़्यादा होता है। पर कॉस्ट भी डेफिनेटली 10 टाइम्स ज़्यादा होती है। और मैम ICSI का क्या?
ICSI एक्चुअली वो डिसाइड जो है एम्ब्रोलॉजिस्ट करते हैं, जो ये प्रोसेस करते हैं एक्चुअली। अगर उनको लगता है कि स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर जैसे मैंने बताया कि जिसमें एज ज़्यादा होती है, एग्स का जैसे 35 साल से उम्र के लोग, ज़्यादा ऊपर की लेडीज़ हैं, उनका एग निकाल रहे हैं तो उनका शेल अच्छा नहीं है, तो उन केसेस में डिसाइड होता है कि हम ICSI टेक्निक करें। तो ICSI एक्चुअली पेशेंट के ऊपर नहीं हो रहा है, वो एम्ब्रोलॉजी लैब का एक एडवांस टेक्निक है फर्टिलाइजेशन का। तो वो डिसीजन जो है एम्ब्रोलॉजिस्ट लेते हैं कि ICSI करना चाहिए इस केस में या नहीं करना चाहिए। ये कितने % होता है? ये आप कह लीजिए कि आजकल का जो स्ट्रेसफुल और लेट मैरिजेस का कंसेप्ट है कि मैरिजेस बहुत लेट हो रही हैं, तो प्रेगनेंसीज लेट कर रहे हैं, तो 50% लोगों में तो ICSI हो ही रहा है। 50%, 50%? क्योंकि आजकल मेल के इनफर्टिलिटी रीजंस ज्यादा हो गए हैं, इसी तरह जैसे लेट मैरिजेस हो रही हैं, तो एग्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, नंबर कम है, तो उन केसेस में ये प्रोसेस करना ही पड़ता है। मैम एक बात बताइए, जिनके एक्स भी ठीक है और मेल का स्पर्म भी ठीक है और उसके बावजूद भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं कपल जो है, मतलब महिलाएं जो है गर्भवती नहीं हो पा रही है इंटीमेसी के बावजूद भी, तो ऐसे में और क्या रीज़न हो सकते हैं? हमने सुना है कि एक तो आपने बताया जिम एक सबसे बड़ा रीज़न है, कुछ ऐसी भ्रांतियां भी हैं, अब वो सच है या झूठ है थोड़ा सा बता दीजिए आप भी। जैसे चाय कॉफ़ी का कोई रीज़न हो सकता है, जो मोबाइल फ़ोन है जो जेब में रखते हैं जेंट्स, क्या वो भी कोई रीज़न हो सकता है? उनके कंसीविंग में कोई प्रॉब्लम कर सकती है ये चीज़ें? बिल्कुल, जीवन शैली में जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सारी फर्टिलिटी को एक्चुअली अफेक्ट करती हैं। जैसे जो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ीज़ लेते हैं या स्ट्रॉन्ग टी लेते हैं, चाय लेते हैं, या फिर बार बार दिन में 3-4 बार कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, जो आजकल IT सेक्टर में जो सारा टाइम बैठ के काम होता है, कई बार रात को काम होता है उनका, तो वो लोग का जो कैफीन इंटेक है चाय और कॉफ़ी के द्वारा, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये इनसे जो है स्पर्म और एग दोनों का क्वालिटी बहुत डाउन होता है। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं फर्टिलिटी को। जैसे आपने अभी मोबाइल फ़ोन के बारे में बोला, अब मोबाइल फ़ोन से कुछ रेडिएशंस निकलती हैं, जो मेल्स हैं, खासकर मेल्स जो हैं अपनी पॉकेट में अपने अंडकोश के पास जो है मोबाइल फ़ोन रखते हैं, तो वो रेडिएशंस जो है उससे जो स्पर्म होता है वहाँ पे वो डैमेज हो जाता है। या फिर कई जो मेल्स हैं वो ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे बहुत गर्मी होती है, जैसे भट्टी हो गया या और भी जहाँ बहुत हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, उन सारे रीजन से भी स्पर्म क्वालिटी डाउन होती है, काउंट नंबर कम होता है और फर्टिलिटी बढ़ती है। तो अगर हम अपनी जीवन शैली में कुछ चेंजेस करें, जैसे कि टाइम से उठें, टाइम से सोएं, या फिर रेगुलर एक्सरसाइज करें, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स रखें, जैसे जंक फूड कम करें, हेल्दी फूड लें जिसमें प्रोटीन इंटेक अच्छा हो, या फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लें, और अल्कोहल का इंटेक बिल्कुल ना हो, नशीले पदार्थ ना लें, स्मोकिंग बिल्कुल बंद करें। इन सारी चीज़ों से फर्टिलिटी बेटर होती है और इनफर्टिलिटी का रेट कम होता है। तो दोस्तों अभी आपने सुना IVF को लेकर, आपने IUI को भी लेकर सुन लिया है, ICSI क्या होता है आपने ये भी जान लिया है, और आपने ये भी समझा कि सरोगेसी कौन करवा सकता है और ये कितने हद तक लीगल है। आपने ये भी समझा कि फर्टिलिटी क्या होती है, इनफर्टिलिटी क्या होती है, कैसे माँ बना जा सकता है, माँ बनने के सफ़र में कौन कौन सी अड़चनें आती है, उसका क्या समाधान हो सकता है। ये सारी चीज़ें भावना सिंगला जी ने हम बहुत अच्छे से समझाई। 20 सालों का एक्सपीरियंस है, ऐसे ही तो समझ में आता है जब वो अपने केस स्टडी साझा करती हैं, जैसे कि अभी आपने सुना भी। और 2 दशक से ज़्यादा का सफ़र छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मैं पॉडकास्ट का क्योंकि समापन कर रही हूँ, मैं आपसे कुछ पॉइंट्स जानना चाहूँगी कि जिनको करके महिलाएं एडवांस में खुद को हेल्दी रख सके और भविष्य में अगर बच्चा कंसीव करती हैं तो वो भी हेल्दी। इसमें आपको मैं सबसे ज़रूरी बोलूँ तो फीमेल्स को अवेयर होना चाहिए कि अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक अगर पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, बहुत लेट आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है, तो घरेलू नुस्खों में ना लगे, डॉक्टर से इमीडिएट बात करें। अगर मैरिज हो गई है, रिलेशन बनाने में हस्बैंड और वाइफ को दिक्कत हो रही है, तो पीछे ना हटे, शर्म ना करे, डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको एक समाधान देंगे। और जो सबसे ज़रूरी है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें,
हेल्दी डाइट लें, अच्छा खाना खाएं, जंक फूड कम करें और जो नशीले पदार्थ हैं उनको बिल्कुल अपने लाइफ से दूर रखें। तो आपकी फर्टिलिटी डेफिनेटली अच्छी रहेगी और आपको शायद डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी। बात तो आपने सही कही, अगर हम हेल्दी रहेंगे तो डॉक्टर के पास कम जाना होगा। लेकिन कहते हैं ना कि डॉक्टर्स के बिना काम भी नहीं होता है, ज़रूरी होता है डॉक्टर्स का होना, क्योंकि हम कुछ भी कर ले लाइफस्टाइल उतना फॉलो नहीं कर पाते हैं अपनी। आपका शुक्रिया मैम, इतना आपने समय दिया और बताया कि माँ बनने का सफ़र इतना मुश्किल नहीं होता है, बस कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसका खासा ध्यान हमें रखना चाहिए। मुझे सबसे अच्छी चीज़ आज के पॉडकास्ट में आपके ज़रिए जो जानने के लिए मिली वो ये थी कि थायराइड, पीसीओडी कोई बड़ा इशू नहीं है कंसीव करने के लिए, मतलब इसका सोल्यूशन है जो आराम से आप कर सकते हो। बिल्कुल। लेकिन घरेलू उपचार नहीं, डॉक्टरी उपचार करना जरूरी है, वो ज्यादा जरूरी है एक्चुअली। चलिए मैम, धन्यवाद आपका, और आप सभी का भी धन्यवाद इस पूरे पॉडकास्ट को देखने के लिए। कहते हैं कि भगवान हर घर नहीं जा सकते, इसीलिए उन्होंने हर घर में माँ दी है, और एक औरत भी चाहती है कि उसे मातृत्व का सुख प्राप्त हो। माँ बनना बहुत सौभाग्य की बात होती है। लेकिन अगर कुछ कारणों से आप नहीं माँ बन पा रही हैं, नहीं कंसीव कर पा रही हैं, तो ये पॉडकास्ट तो आपके लिए बहुत अच्छा हो गया है, जिसके माध्यम से आप ये जान पाई होंगी कि माँ बनने का सफ़र इतना भी मुश्किल नहीं है। आप भी वो खुशियाँ सबके घरों तक पहुँचा सकती है, और ख़ासकर अपने घरों तक भी ला सकती हैं ट्रीटमेंट के ज़रिए, जिसमें IUI ट्रीटमेंट भी है, ICSI ट्रीटमेंट भी है, जिसमें IVF ट्रीटमेंट भी है, जिसमें सरोगेसी भी है, जिसमें डोनर का जिक्र भी है। बस ज़रूरत है तो जागरूक होने की और समझदार होने की। और परिवार से भी मेरा निवेदन है कि अगर आपके घर में भी ऐसी महिलाएं हैं जो किसी कारणवश माँ नहीं बन पाई हैं, कृपया कर उन्हें प्रताड़ित ना करें, उन्हें परेशान ना करें, और ऐसे ट्रीटमेंट के ज़रिए उनका सहयोग करें ताकि आपके घर भी किलकारियाँ गूंजे। नमस्कार।